नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल, न्यासी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी का विश्व जनसंख्या दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित संवाद में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 11 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व जनसंख्या दिवस वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों, प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम है हेल्दी पॉपुलेशन, हेल्दी प्लैनेट, इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका उद्देश्य युवाओं को यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और उनको जागरूक करना है। आज इस संवाद में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी, जो कि एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आज के विश्व जनसंख्या दिवस से जुड़े संवाद में जनसंख्या से रिलेटेड काफी मुद्दों पर प्रकाश डालेंगी। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शिखा जी, सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों में। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न से शुरुआत की है। हमारी जनसंख्या इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। किसी टाइम पे पहले चाइना ज़्यादा था, लेकिन अब हम लोग नंबर 1 पे हैं और लगभग 145-46 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, जो वाकई में एक चिंताजनक बात है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी देखा गया है कि जनसंख्या में स्थिरता भी आ गई। कई जगहों पे, कई प्रदेशों में तो पहले भी आ गई थी, जैसे साउथ के कुछ प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, इन सब जगह पहले। लेकिन अब और भी कई सारे प्रदेशों में जनसंख्या स्थिरता के लेवल पे आ गई है। तो उम्मीद है कि कुछ दशकों के बाद कुछ और इसमें सुधार हो। लेकिन अभी की जो स्थिति है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का असर डेफिनेटली प्रजनन स्वास्थ्य पे पड़ता है महिलाओं के, क्योंकि महिलाएं और पुरुष दोनों ही बढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो एक डेमोग्राफिक चेंज भी है, उसमें युवा जो हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, और या जो वृद्ध महिलाएं हैं या वृद्ध पुरुष है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई। तो जो प्रजनन स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं वो युवा लोगों में, और जो 16 से 45 साल की जो प्रजनन दर की महिलाएं हैं उनमें, या वृद्ध महिलाएं, सभी में बढ़ गई है। क्योंकि अगर महिलाएं ज्यादा हैं या ओवरऑल जनसंख्या ज्यादा है तो बच्चे भी ज्यादा हो रहे होंगे। बच्चे ज्यादा हो रहे होंगे तो उससे प्रसव से जुड़ी समस्याएं हैं, लंबा प्रसव हो रहा है, या डिलीवरी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी होते हैं, डिलीवरी के दौरान भी होते हैं, उसके बाद भी होते हैं। तो ये सारी जटिलताओं की समस्या थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और युवाओं की समस्या अलग बहुत सारे तरीके की है, उस पर हम फर्दर चर्चा करेंगे। डेफिनेटली फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इसमें सबकी आवश्यकता है कि सब लोग इस पे मिलजुल करके काम करें, चाहे वो जनता हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो। सभी को मिलजुल करके इस तरीके की नीतिबद्ध काम करना चाहिए कि इन सब पे कंट्रोल लाया जा सके और बीमारियों को या जटिलताओं को रोका जा सके। जैसा कि डॉक्टर साहब मानना है कि जो शहरी क्षेत्र जो है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो कम से कम 3 से 4 बच्चे जो है वो पैदा कर रही हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कई समस्याएं ऐसी हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत प्रयासों के बावजूद भी मां नहीं बन पा रही है, उनको गोद लेने की नौबत आ रही है या आईवीएफ की नौबत आ रही है। तो ऐसा क्या फर्क है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के रहन सहन में और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के रहन सहन में जो इस तरह की समस्याएं आ रही? ग्रामीण क्षेत्र में आपने जैसे देखा, अभी भी हमारे यहाँ कंपैरेटिवली शहर की तुलना में विवाह जो है थे वो जल्दी हो जाता है। बाल विवाह तो काफी रोका गया है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो उसमें क्या है कि उनकी जो और शादी के बाद जो गांव में एक तरीके की सोच है कि इधर शादी हुई नहीं कि बच्चे होने चाहिए, है ना। तो उस चीज में जैसे उनको अगर पहले अभी शादी हुई है तो थोड़े साल का अंतर रखना चाहिए पहले बच्चे में, उसके बाद 2 बच्चों में भी अंतर रखना चाहिए। तो इन सारी चीजों की अवेयरनेस की थोड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से उनमें नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, और उसका असर बच्चे के स्वास्थ्य पे भी पड़ता है और माँ के भी स्वास्थ्य पे पड़ता है।
तो ये जागरूकता सरकार के लेवल पे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसके द्वारा उनको दिया जा रहा है, स्पेसिंग मेथड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो परिवार नियोजन के साधन हैं, गर्भ निरोधक साधन है, वो भी सरकारी संस्थाओं में तो मुफ्त में अवेलेबल है, उसके ऊपर कोई खर्चा भी नहीं आता है, बाजार में भी अवेलेबल है, लेकिन मुफ्त में भी काफी चीजें अवेलेबल है, काफी साधन अवेलेबल है। तो इन सब की जानकारी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसके द्वारा दी जाती है, और किशोरों के भी स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं उसके द्वारा भी दी जाती है। तो लेती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच में कमी रहती है, या तो वो जाती नहीं है लेने, या गई तो किसी वजह से उनको नहीं मिल पाया, फिर इसी में देखा जाए तो उनके बच्चे ज्यादा हुए, ऐसा हुआ है। शहर में आपने जो बताया कि ऐसा सच में देखा जा रहा है कि लेट मैरिजेस बहुत कॉमन है, जहाँ तक कि कुछ विकास अच्छा होने की वजह से ये अच्छी बात भी है कि लड़कियां और लड़के दोनों के में कोई अंतर नहीं समझा जाता है, तो फिर उनको पढ़ाई भी अच्छी होती है, और जब पढ़ाई अच्छी होती है तो उनका भी एक सोच बन जाती है, उनकी अपनी स्वतंत्र सोच बन जाती है कि मैं कैरियर बनाना है, तो कैरियर को वो प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं ज्यादातर अब इस समय जो ट्रेंड है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि देर से शादी हो रही है तो देर से बच्चे हो रहे हैं, या उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, जैसे बेस्ट हम लोग मानते ही है कि 30 साल के अंदर ही अंदर हो जाए तो अच्छा है, और बहुत सा आपने सुनने में भी आता है कि बहुत लोग ओवम प्रिजर्व करा रहे हैं, जिनको अभी नहीं करना है बाद में करना है, तो इस तरीके की भी चीजें हैं। और या उससे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें बच्चे नहीं हो रहे, फिर लेट होने की वजह से बहुत सारी चीजें हो गई जो कम उम्र में जिनका आसानी से इलाज हो सकता था, हार्मोनल चेंजेस कुछ ज्यादा हो जाते हैं या उनकी गड़बड़ी हो गई, कोई भी रीजन है, मतलब ये तो एक अलग से बहुत विस्तार से डिस्कशन का पॉइंट है इनफर्टिलिटी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनका समय पर अगर पता लग जाए तो उनका इलाज संभव है, और उस समय की ही इन युवा दंपतियों में स्पेशली शहरों में कमी है, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसा अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि जो डेमोग्राफिक ट्रेंड हमारा चल रहा है उसमें क्या है कि युवाओं की संख्या बढ़ गई है, करीब हमारे पास 25 से 30% जो लोग हैं वो 25 साल से कम की आयु के लोग हैं, और उसके अलावा फिर वृद्धाओं के जो 60 के ऊपर के लोग हैं उनकी भी जनसंख्या। उसका रीजन क्या है कि हमारी इधर बर्थ रेट कम हो गई, और जब बर्थ रेट कम हुई है फिर इधर हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी जो विकास हुए हैं उसकी वजह से ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छे अच्छे आ गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए बच्चे, तो उसकी वजह से डेथ रेट भी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि इलाज हो जाता है, लोग वृद्धावस्था में भी काफी दिनों तक स्वस्थ भी रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब इलाज के ही माध्यम से रह रहे हैं। बहुत जागरूकता भी बढ़ी है, प्रिवेंटिव केयर भी थोड़ी सी बढ़ रही है कि ताकि उन चीजों को रोका जा सके। तो इसी तरीके से जैसे युवाएं हैं, युवा लोग जब आते हैं तो उनके पास क्या है, उनके साथ अलग तरह की समस्या है। एक तो जॉब की कमी है, उसकी वजह से है एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन भी आप सब जगह सब स्तर पे देखा जाए तो नहीं उनको अवेलेबल है, तो उससे होता क्या है कि उनमें कुछ ना कुछ मानसिक तनाव परेशानियां ये सब बढ़ जाती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कुछ में अल्कोहल और ड्रग अब्यूज है, ये सारी चीजें युवाओं में बहुत देखने में मिलती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे जुड़ी समस्याएं भी हैं, क्योंकि सामाजिक बदलाव में बहुत व्यवहारिकता में भी बदलाव हो गया है। जैसे आपने सुना ही होगा कि बहुत अब लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रह रहे हैं, या जो सेक्सुअल लाइफ है वो उनकी अर्ली स्टेज पे और स्टार्ट हो रही है, और दोनों महिलाएं और लड़के या लड़कियां सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की चीजें भी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव दोनों प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं, तो उनको भी हमको देखना चाहिए कि हम क्या उनको सही बता सकते हैं, क्या उनको सेवाएं दे सकते हैं, तो ये तो एडोलेसेंट्स के लिए और जरूरी हो गया है। इधर जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सामने आते हैं। जैसे वृद्ध लोगों में आप देखें तो जो पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं वो कभी कभी महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं, जैसे एकदम से उनको गर्मी लगना या एकदम से सर्दी लगना, या कुछ
योनि से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मामूली खुजली या जलन या इस तरह की समस्याएं जो होती हैं वो मेनोपॉजल पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, देखने को मिलती हैं, तो उसके इस तरह के केसेस आते रहते हैं। उसके अलावा उनके और भी सामाजिक लेवल की समस्याएं भी हैं, जैसे अकेलापन है उनका। अब आप बहुत जगह देखिए तो वो वृद्ध दंपत्ति अकेले अकेले रह रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल समस्याएं, उनको सपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन है। और जो प्रजनन के एज की जो महिलाएं हैं उनमें आपसे मैंने पहले ही बताया कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं या अनसेफ एबॉर्शंस हैं, ये बहुत कॉमन है। या प्रसव से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसकी भी वो बहुत कॉमन हो जाती है। कैंसर्स हैं, बहुत सारे कैंसर्स हैं जो आजकल महिलाओं में बहुत कॉमन है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर आप शायद समझ रहे होंगे, लेकिन कभी कभी इस हिस्से को भी सर्वाइकल रीजन बोलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को कहते हैं सर्वाइकल कैंसर, तो इसका भी इंसिडेंस बहुत कॉमन है, जबकि यही एक अकेला कैंसर है, इसको रोका जा सकता है अगर, क्योंकि इसमें एचपीवी नाम का एक इन्फेक्शन से होता है ये, तो एचपीवी इन्फेक्शन से संक्रमण होने के बाद कई साल लग जाते हैं कैंसर बनने में। तो अगर हम उस लेवल पे ही उसको रोक लें जांच करके, तो फिर कैंसर को रोका जा सकता है। इसके लिए वैक्सीन भी आ गई हैं। तो इस तरीके की चीजें, और अंडाशय का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, ये सारी चीजें जो है इस तरीके की ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ट्रेंड में अब देखने को मिल रही हैं, और सबके विभिन्न कारण हैं। हाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस, हाँ बिल्कुल। लड़कियों में आपने सुना होगा पीसीओडी बहुत कॉमन हो रहा है, बिकॉज लाइफस्टाइल जैसे चेंजेस हैं, अपना वर्किंग आवर्स है या खाने पीने की पसंद है, फास्ट फूड का वो एक्टिविटी कम हो गई है, ये मीडिया की वजह से है ना। सोशल मीडिया है तो हर समय बच्चे मोबाइल से या उनसे चिपके रहेंगे, तो आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं, तो उन सब की वजह से जो है उनको जो है पीसीओडी बहुत कॉमन है, जिसमें इलाज के साथ साथ बचाव भी बहुत जरूरी है। उसमें नंबर 1 पे वेट रिडक्शन और फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब की राय दी जाती है। तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जैसा कि आपने बताया, इसमें परिवार नियोजन की क्या भूमिका है? परिवार नियोजन की जो हमारा जो सरकार की तरफ से ऑलरेडी परिवार नियोजन का प्रोग्राम बहुत सालों से चल रहा है, तो उसमें परिवार अगर सीमित होगा तो ये सारे रिसोर्सेस बेटर यूटिलाइज होंगे। जैसे वही बात है ना कि घर में आपके पास जितना वो है वेल्थ है, उसके हिसाब से अगर बच्चे होते हैं तो आप उनको अच्छी परवरिश दे पाते हैं। इसी तरीके से समाज में है, जो भी चीजें हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सुख सुविधाओं की चीजों की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो, स्पेस से रिलेटेड हो, तो इन सब में ये है कि जितने जनसंख्या ज्यादा होगी उतना रिसोर्स कम होगा, उन सबका असर पड़ेगा। तो सीमित परिवार अगर किसी का भी होता है, जितना भी वो चाहते हैं, तो हमेशा वो उनके लिए भी अच्छा रहता है और समाज के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसको परिवार नियोजन के लिए सरकार द्वारा बहुत तरह के गर्भ निरोधक जो है वो बनाए गए हैं। तो जो आधुनिक गर्भ निरोधक है, वो जो मरीज है, क्या उनको व्यापक रूप से स्वीकार कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अभी भी हम देखा जाए तो एक हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, वो अभी भी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो अवेलेबल हैं, उनका उचित रूप से जितना उपयोग होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन साधनों की उपलब्धता तो है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं रहे, या जिनको चाहिए वो नहीं पहुंच रहे। तो ये है समाज की कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, जो साधन अवेलेबल हैं, वो आपने पूछा साधन कौन से अवेलेबल हैं। अच्छा, साधन अगर आप देखें तो एक तो स्थायी साधन होते हैं और एक अस्थायी साधन होते हैं। स्थायी साधन का मतलब ये हुआ कि आप ऐसी विधि को अपनाएं जिसके बाद आपको बच्चा ना हो। तो उसमें हमारे पास महिला नसबंदी भी है और पुरुष नसबंदी भी है। तो महिला नसबंदी में उसका छोटा सा चीरा लगा के सिंपल ऑपरेशन भी किया जाता है, और एक सुना होगा आपने दूरबीन द्वारा,
तो दूरबीन द्वारा भी ऑपरेशन किया जा सकता है, और वो कि बहुत ही छोटा ऑपरेशन है जिसमें महिला को दिन भर के लिए रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। कभी कोई जरूरत पड़ती है तो रात में रोका जाता है, नहीं तो नहीं, उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती है थोड़ी सी देर के लिए। इसी तरीके से पुरुष में भी पुरुष नसबंदी है, बिना चीरा बिना टाका, आपने एड देखा होगा जगह जगह। तो नो स्कैल्पल वैसेक्टमी हम लोग कहते हैं इसको। ये कन्वेंशनल मेथड से थोड़ी फर्क है, इसमें बिल्कुल भी चीरा नहीं लगता है ना, और उसमें वैसे ही निकाल करके, और जो पुरुषों की शुक्रवाहिनी नलिकाएं होती हैं उनको बांध दिया जाता है। तो ये महिला नसबंदी से भी सिंपल तरीका है, और इसमें भी और कम समय लगता है, और पुरुष की भागीदारी भी रहती है। तो ये इस तरीके की दो, और कभी भी हो सकता है। महिला में जो भी तरीका है या नसबंदी है उसमें कहीं ना कहीं, ज्यादातर तो जब वो श्योर है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, कोई समस्या उसको नहीं है, तो हो जाता है उसकी नसबंदी। लेकिन फिर भी पुरुष में तो किसी नसबंदी किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि उसका तो किसी भी चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो गए। और उसके अलावा अस्थायी साधन है, वो कई साधन है। जैसे मान लीजिए हार्मोनल मेथड है, हार्मोनल मेथड में खाने वाली गोलियां आती हैं, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, जो कि बहुत सालों से माला डी मालायन नाम से अस्पताल में मिल ही रही हैं। और उसके अलावा अब प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स भी आ गई हैं, जिसमें खाली प्रोजेस्ट्रॉन नाम का हार्मोन होता है। ये जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों हार्मोन होते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन वाले में थोड़ी सी साइड इफेक्ट्स वगैरह कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, और कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन जो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स है वो भी आ गई हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें हैं। जो अच्छी बात यह है कि वो गर्भ दूध पिलाने वाली माताओं को भी दिया जा सकता है तुरंत। जो खाने वाली गोलियां माला डी मालायन नाम से आती हैं और बाजार में और भी नाम से आती हैं, उनको देने में 6 महीने तक रोकना पड़ता है, कि अगर धात्री महिला है या दूध पिला रही है तो उसको नहीं देना चाहिए। तो ये तो हार्मोनल। उसके अलावा इंजेक्शन का भी आपने शायद नाम सुना होगा, डिम्पा इंजेक्शन आ गया है, डीएमपी जिसको कहते हैं। तो ये भी सरकारी उसमें अवेलेबल है, ठीक है। और हर 3 महीने पर इसमें महिला को लगाना पड़ता है, और आराम से लग जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, कोई सी प्रॉब्लम नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जरूर देखिए, कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिसमें बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत हैं। लेकिन साइड इफेक्ट्स की अगर हम लोग काउंसलिंग करते समय उसको ठीक से पहले ही समझा देते हैं तो परेशानी कम होती है। महिला खुद ये उन चीजों के लिए तैयार रहती है, ये तो डॉक्टर ने हमको बताया था। लेकिन कुछ चीजें जो साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ज्यादा उसको परेशानी होती है, तो वो उस डॉक्टर के पास जाकर के बात कर सकती है। जैसे माहवारी से जुड़ी समस्याएं होती हैं इंजेक्शन में, तो उसमें अगर काउंसलिंग से आराम मिल जाता है उसको तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत दवाई दी जाती है, फिर भी परेशानी होती है तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, या इंजेक्शंस में ये होता है कभी कभी माहवारी बहुत दिनों तक नहीं भी आती है बाद में, ऐसा भी देखा गया है। और थोड़ा सा अंतर अगर है तो उसमें, अगर 3 महीने के लिए एक बार इंजेक्शन लग गया तो एकदम से चाहे तो महिला नहीं रोक सकती, उसका असर तो रहेगा 3 महीने। तो अगला बच्चा आने में उसको थोड़ा समय लगता है, उसको अगर अगला बच्चा जिस हिसाब से चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी रिटर्न होने में उसमें 7 से 9 महीने तक लग सकते हैं। ये तो हार्मोनल तरीका हो गया। उसके अलावा बैरियर मेथड भी है, जैसे कॉन्डोम है, बहुत कॉमन है, वो एक बैरियर का काम करता है। इसी तरीके से ये पुरुषों के इस्तेमाल के लिए होता है। डायफ्राम मेथड है जो कि महिलाओं के इस्तेमाल के लिए होता है। कॉन्डोम भी महिला के इस्तेमाल के लिए भी आ गए हैं, लेकिन वो मार्केट में ही अवेलेबल। ये पुरुष वाले जो हैं ये आपको फ्रीली अवेलेबल है सरकारी उसमें भी, ठीक है। ये तो आपके बैरियर मेथड्स हो गए। और कुछ हार्मोनल आईयूडीज भी होती हैं। एक आईयूडी करके कुछ है आपका परिवार नियोजन साधन, अच्छा, उसके बारे में कुछ ठीक है। तो देखिए, आईयूडी का मतलब है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, या इसको एक सामान्य बोलचाल की भाषा में पहले कॉपर टी भी बोला जाता था, है ना। अब इतना नहीं बोलते, क्योंकि पहले खाली कॉपर टी के नाम से मतलब टी शेप की आती थी। अब जो है थोड़ा फर्क शेप की भी आती है, टी वाली भी आती है, कॉपर टेन वाली। और उसके अलावा अब जो है वो हल्का सा टी होता है, उसमें थोड़ा प्लास्टिक के छोटे छोटे वो होता है, शेप उसका इस तरीके का होता है। तो जिसको मल्टी लोड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरह की युक्ति है जो कि बच्चेदानी में लगाई जाती है, महिला की बच्चेदानी में लगाई जाती है। और पूरी, जैसे मान लीजिए अगर ये बच्चेदानी है तो उस युक्ति को बस ऐसे फिट कर दिया जाता है, और वो लगी रहती है। इसकी सबसे बड़ी अच्छाई, इसमें कॉपर नाम का
धातु होता है जिसका रिलीज होता है, तो वो ऐसा कुछ अंदर कर देता है कि अंदर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, और उसके अलावा अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो जमता नहीं है यूट्रस में बच्चा। तो इस तरीके से वो रोकती है, क्योंकि अक्सर महिलाओं को ये भी लगता है कि ये कुछ तो खाने के लिए हमको मिल रहा है और ये क्या लगा रहे हैं क्या, मतलब वो उनकी एंग्जाइटी होती है। तो ये हम इसके लोग, लिए तो उनका हाँ, awareness ये उनको बताना होती जरूरी होता है कि क्या चीज कैसे काम करती है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी अच्छाइयां जो है वो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कॉपर टी की। ये लंबे समय के लिए प्रभावी है। जी। जब तक महिला चाहे, देखा जाए तो अगर वो अपने प्रजनन काल में अगर 3 बार करीब कॉपर टी लगा लेती है 10-10 साल की, तो उसका पूरा वो समय निकल जाता है। तो अगर नसबंदी कराए या ना कराए, उससे कोई वो नहीं, उसको रोक सकती है, क्योंकि 10 साल की भी आती है, 5 साल की भी हाँ, आती 5 है। साल। हाँ, तो 5 साल एक, और प्लस उसमें रोज रोज कुछ नहीं करना है भाई। रोज जैसे गोलियां हैं उसमें रोज रोज खाना पड़ेगा, कॉन्डोम है उसको प्रत्येक संबंध के बाद इस्तेमाल करना है, इंजेक्शन 3-3 महीने पर लगाना है ना। तो इसमें उसको रोज रोज कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इसका फायदा है। और उसके अलावा ये है कि ये सिर्फ महिला जो है जा करके अपना अपने तक सीमित रख सकती है, उसको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि इसमें कुछ कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे उसको परेशानियां नहीं कहेंगे, सीमाएं हैं इस तरीके की कि जैसे उसको एक ट्रेंड प्रोवाइडर से ही जाके लगाना चाहिए। गोलियां तो ओवर द काउंटर भी आप खरीद के खा सकते हैं, कॉन्डोम भी खरीद के खाएं। अच्छा, एक चीज और, एक नॉन हार्मोनल गोली भी चली है जो हमारे लखनऊ में ही डेवलप की गई थी, सेंक्रोमान के नाम से, या सहेली। हाँ, तो वो नॉन हार्मोनल है। उसकी अच्छाई ये है कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाना होती है, अच्छा। ठीक है। शुरू में एक बार खाते हैं, उसके बाद 2 बार, ठीक है। तो हम जो कॉपर टी की बात आपसे बता रहे थे, तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेंड प्रोवाइडर ट्रेन प्रोवाइडर के अलावा कोई किसी से नहीं लगाए, ये जरूरी है। प्लस महिला को अपनी अंदरूनी जांच तो करानी पड़ेगी, क्योंकि उसके यूट्रस में लगता है। तो इन सब के लिए महिला को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा और सही जगह पे जाना है, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। क्योंकि जो कॉपर टी लगाने में जो इन्फेक्शन होता है वो कॉपर टी से नहीं होता है, कॉपर टी लगाने के तरीके से हो सकता है। अगर आपने सही तरीके से औजार नहीं इस्तेमाल किए, सही तरीके से हाथ नहीं धोए, या महिला में देखा आपने कोई गंदगी है तब भी आपने उसको वॉश नहीं कराया, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। और मामूली परेशानियां थोड़ी साइड इफेक्ट्स के नाम पे होती हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स महिला के लिए हार्मफुल नहीं होते। ये थोड़े समय पे अपने आप ठीक हो जाते हैं, 2-4 महीने में अपने आप ठीक हो जाते हैं। कभी कभी नॉमिनल, जैसे मान लीजिए हल्का सा मरोड़ का दर्द होता है या स्पॉटिंग होती है, तो अगर काउंसलिंग में उसको बता दिया गया उसको ये बर्दाश्त करने को तैयार है तो कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर महिला को लगता है ज्यादा, तो मामूली दवाइयां हैं जो उसको दे दी जाती है दर्द वर्द के लिए। हाँ, उससे बात कर ले, थोड़ा काउंसलिंग दोबारा हो जाए तो ठीक हो जाता है। नहीं तो कुछ दवाइयां हैं, पैरासिटामोल भी सिंपल ब्रूफन वगैरह जो पेन के लिए दी जाती है, तो वो उनको देने की जरूरत पड़ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। और उसके अलावा उनको बता दिया जाता है कि कौन सी परेशानियां ऐसी हैं जिनमें खतरा हो सकता है, तो तुम तुरंत आ जाना। तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो महिला अगर डॉक्टर के पास आ जाती हैं। ऐसा बहुत हजारों में एक आध महिला में होता होगा कि एकदम से ऐसी परेशानी हो गई कि भागो। एक चीज अब आईयूसीडी के साथ ये भी है कि डिलीवरी के तुरंत बाद भी लग जाती है। हाँ, क्योंकि पीपी आईयूसीडी उसको कहते हैं, वो डिलीवरी होने के बाद 10 मिनट के अंदर भी लग जाती है, या उस किसी वजह से 10 मिनट के अंदर नहीं लगी तो 2 दिन के अंदर लगा देते हैं, है ना। हाँ, और नहीं तो 1.5 महीने के बाद, जैसे इंटरवल आईयूसीडी लगती है वैसे लग सकती है उसको। और कुछ जानना चाहती हूँ आईयूसीडी के बारे में? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि इससे जुड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं, इनमें महिलाओं में थोड़ी भ्रांतियां हैं इससे जुड़ी हुई। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये लगा देंगे तो बच्चा नहीं होगा, नहीं, कुछ तो ऐसा ऐसा नहीं, नहीं। जैसे किसी एक ने लगवाया, अब उसको कुछ इशू हो गए तो दूसरा लगवाने में डरेगा, उसको या हाँ, नहीं, उन्होंने बता दिया ऐसा हो गया तो हमें नहीं लगवाना। हाँ, तो अवेयरनेस की कमी है, अब लोग जाते नहीं है हेल्थ हाँ, प्रोवाइडर के पास, और बिल्कुल खुद सही, ही अपना जो सोच बना लेते हैं उसी पर चलते रहते बिल्कुल। तो इसी में काउंसलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी कोई परिवार नियोजन के लिए महिला आती है, तो एक डॉक्टर को या एक सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, तो उसको अच्छी तरीके से काउंसलिंग करना चाहिए। तो और काउंसलिंग में के मेन हमारे जो 3 चरण होते हैं। पहला ये है कि आप उसको पहले तो बताइए, कैफेटेरिया अप्रोच दीजिए, चॉइस दीजिए उसको, मतलब उसी को चॉइस दीजिए, वो खुद सेलेक्ट करे, हैं। और उसको एम्पावर करिए आप
जानकारी उसको देंगे तो आप वो अपने आप ही उसका निर्णय ले सकेगी कि क्या चीज हमारे लिए ठीक है ना। तो अगर वो अपनी मर्जी से चुनेगी परिवार नियोजन के तरीके को तो उसको अपनाएगी भी। अगर अपनाया नहीं, चुन लिया तो क्या फायदा, बेकार है ना। तो ये है। और उसके बाद हम सेकंड उसमें मेथड स्पेसिफिक, जैसे महिला ने अगर कोई चीज चुन ली, जैसे आयुसीडी है, मान लीजिए उसने कहा नहीं हम ये लगवाएंगे, तो उसके बारे में हमको और विस्तृत जानकारी देनी होती है। ठीक है, ये क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ पे लगेगी आपको, क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, किन स्थितियों में आपको डॉक्टर के, ये सारी जानकारी जो है फिर हम विस्तार से उसको बताते हैं। ठीक है। तीसरा होता है फॉलो, क्योंकि परिवार नियोजन के क्लाइंट को अगर आपने फॉलो अप नहीं दिया, ठीक है, वो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि अगर फॉलो अप के लिए महिला जा रही है, उसको सपोज वो गोली खा रही थी, फॉलो अप के लिए गई, गोली नहीं मिली, या आयुसीडी में कोई परेशानी है वो गई तो सेवा प्रदाता नहीं मिला, तो ये जरूरी है। और जब मिला भी तो उससे बात नहीं हो पाई ठीक से, तो फॉलो अप केयर भी बहुत जरूरी है और उसकी काउंसलिंग भी फॉलो अप केयर में करनी चाहिए। ठीक है, तभी तो निरंतरता बनी रहेगी। और किसी भी परिवार नियोजन की विधि को अपनाने में जब तक निरंतरता नहीं होगी तब तक वो प्रभावशाली नहीं होगा। जब तक हाँ पॉलिसी को सोचेंगे हाँ बारे में हाँ, तब तक नहीं। बिल्कुल। आजकल जिस तरह से सरकार के द्वारा तरह तरह के स्वास्थ्य संबंधी कैंप जो भी स्कूलों में, कॉलेजों में और जगह जगह लगाए जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन फिर भी जो युवा है उनकी शिक्षा में कमी है, तो वो उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है और वो कैसी समस्याओं में अपना योगदान देते हैं? देखिए, युवाओं तक प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी के लिए पहुंचने के लिए एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से मेरा मतलब ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि समुदाय द्वारा करी जानी है, या कुछ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और या गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनको और स्ट्रेंथन होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्स एजुकेशन। अगर सेक्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन आप कह लीजिए, तो उसमें देखिए कितने डिबेट चलते हैं, कहीं पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की। तो युवाओं को उनकी एज के मुताबिक कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। सेक्स एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप 12 साल की लड़के बच्चे हैं तो उनको आप पूरा विस्तार से सब कुछ बता रहे हैं। उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए सिंपल आपको एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, इसके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। माहवारी के बारे में है, ये बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो एज से संबंध के हिसाब से उसकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सेक्स एजुकेशन होना चाहिए हमारे ख्याल से। तो दूसरा ये है कि जो सेवा प्रदाता हैं उनमें भी, उनके जो व्यवहार है उनमें भी ये है कि उनको आराम से सेवाएं मिले। जैसे अभी तक क्या देखा जाता है, जैसे हम लोगों के टाइम पे भी, इवन जब लोग सरकार अस्पताल में थे, तो युवा अगर आ गए तो लोग बड़े डाउट वाले दृष्टिकोण से देखते थे कि ये यहाँ इस लाइन में क्यों खड़ी है, ये यहाँ क्यों है। तो ये चीज है, तो ये जजमेंटल अप्रोच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंडसेट को बदलना होगा ताकि उनको जानकारी इसकी हो सके। रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। ये उनका अधिकार है कि उनकी मान लीजिए शादी भी हो गई है, कम एज में शादी हो गई है, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको अर्ली प्रेगनेंसी से क्या नुकसान हो सकता है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के बहुत सारे नुकसान है, प्रेगनेंसी के भी हैं और डिलीवरी के भी बहुत नुकसान है ना, क्योंकि वो उसका शारीरिक रूप से पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो उसमें अगर प्रेगनेंसी हो गई तो डबल स्ट्रेन है, बच्चे के लिए भी रिस्क है और माँ के लिए भी रिस्क है। तो ये सब जानकारी उनको होनी चाहिए, और इनको देने के लिए हमने जैसे आपको बताया कि उनपे कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम भी ऑलरेडी चला जा रहा है, RKS के प्रोग्राम है जो कि किशोरों के लिए, किशोरियों के लिए है। इसकी क्लिनिक्स भी अस्पतालों में भी बनी हुई है। तो और प्लस हमारे समाज में भी इस तरह का बदलाव आना चाहिए कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए जी। उनके लिए जजमेंटल ना हो और उनको वो दे वो सके। लोग जो है वो जाने में हिचकती हैं, जो युवा वर्ग है वो हाँ, एक बार डॉक्टर के पास जाने के बाद हाँ, तो सोचता है। उनको ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है, अब तो बदलाव आ रहा है,
अब हम लोगों ने देखा है कि अक्सर लड़कियां आती हैं कि जिनको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में उनको एसटीडी के लिए बारे में ज़रूर काउंसलिंग करना चाहिए, क्योंकि यौन जनित संबंधों से जो बीमारियां होने वाली हैं, जैसे ऐसी बीमारियां हैं जिनको गुप्त रोग सिंपल उसमें कहते हैं, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी उनको ज़रूर देनी चाहिए। तो इसके लिए उनको हिचकना नहीं चाहिए, हिचकना ना उनको हिचकना चाहिए, ना प्रोवाइडर को भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि बात करने कोई आया है तो अपनी सोच को उस पर थोपने की जरूरत नहीं है। जो उसकी समस्या है उसका आप समाधान कीजिए, अपनी सोच को मत थोपिए उसमें। ठीक है डॉक्टर, क्या आप मानती हैं कि अधिक जन्म दर और मातृ मृत्यु दर के बीच कोई संबंध है? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, लेकिन बिल्कुल संबंध है, बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जन्म दर अगर ज्यादा होगा तो मृत्यु दर इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि हर जगह भीड़ होगी। अगर जन्म दर ज्यादा है मतलब डिलीवरीज ज्यादा होगी, और डिलीवरीज जब ज्यादा होंगी तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या क्या नाम है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी डिलीवरी से जुड़ी हुई जो भी जटिलताएं हैं वो सब ज्यादा होंगी। डिलीवरी के बाद भी जो समस्याएं आती हैं वो सब ज्यादा होंगी। तो जब जटिलताएं ज्यादा होंगी तो मातृ मृत्यु भी ज्यादा होगी। तो बर्थ रेट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू हाई डेथ रेट ऑफ मदर, मैटरनल मोर्टेलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र, अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बिजनेस संबंधी सेवाएं जो है वो नहीं पहुंच पाती है। एक नॉर्मल, जैसे हम लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं तो वहाँ पर तो हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन जो आसपास के गांव है उनके अंदर जो गांव है वहाँ पर जो बिजनेस स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है। तो किस तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है इसमें मददगार हो सकते हैं कि उन तक भी वो सुविधाएं? हाँ, इसको हम लोग आजकल बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का लेकर के। तो ये बिल्कुल सही है कि सरकार की जो पूरा सिस्टम है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड है, सिर्फ इसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक भी सब सेंटर्स होते हैं जिसमें एक एएनएम उसकी इंचार्ज होती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर देने के लिए उसके पास बहुत मतलब शिक्षा भी है और साधन भी उपलब्ध है। और उसके ऊपर देखा जाए तो फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाद फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बाद फिर जिले में अस्पताल वगैरह होते हैं। और लेकिन जिले में भी क्या है कि कुछ ऐसी जगह हैं जो स्लम एरिया कहलाते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपके हेल्थ सेंटर्स, अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं। तो हेल्थ सेंटर्स वगैरह सब बने हुए हैं जनसंख्या की नीति के अनुसार कि इतनी पॉपुलेशन पे ये करके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। तो कमी का कारण जो है उसको जानने के लिए सरकार तो बहुत कोशिश करती है अपनी तरफ से, सबकी जिम्मेदारियां निर्धारित हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो रूरल एरिया में सर्विस प्रोवाइडर्स की तो कमी है, डॉक्टर्स की कमी रूरल एरिया में है, डॉक्टर्स अवेलेबल कम है जितना, या रहना है भाई उसके तो उस चीजों पे हम अभी नहीं चर्चा करना चाहते क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं उसके, है ना, कि क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसमें आप देखें तो प्राइवेट संस्थाएं जो है बहुत तरीके से सहयोग दे सकती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा सुना भी है कि बहुत सारे साउथ के स्टेट में, कर्नाटका में भी और तमिलनाडु, बहुत सारे सीएचसी पीएचसी हैं जिनका मैनेजमेंट जो है जो वो नॉन गवर्नमेंट कर रही है, नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं जो है वो उनका मैनेजमेंट करती हैं। तो उसमें क्या है कि वो डिटेल में उनका क्वालिटी पे जा करके उनका असेसमेंट करके फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो उस तरीके से काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो आशा वर्कर्स हैं फील्ड में या एएनएम्स हैं, इन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है। उनकी ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन ट्रेनिंग के बाद उनके समय समय पर अगर मॉनिटरिंग नहीं हुआ जाए या स्ट्रेंथनिंग ना करी जाए तो फिर वो ट्रेनिंग थोड़ी सी उनकी डल हो जाती है। तो उन सब की रेगुलर जो है स्ट्रेंथनिंग है, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर रही हैं। और जैसा कि अभी हम लोग बात बात में चर्चा कर रहे थे कि जहाँ जिस चीज़ की कमी हो, जैसे एम्बुलेंस है, वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्राइवेट संस्थाएं एम्बुलेंस डोनेट कर देती हैं जिसकी वजह से मरीजों का आवागमन आसान हो जाए, या कुछ रेडियोलॉजी के सेंटर्स हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं, कुछ मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और दूसरा सर्विस प्रोविजन भी है। तो सर्विस प्रोविजन भी बहुत सारी जगह डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे वीकली बेसिस पे या कैसे करके एक एनजीओ के द्वारा मैनेज करके डॉक्टर को भेजा जा सकता है। या अल्ट्रासाउंड के जैसे डॉक्टर हैं, सेंटर है, डॉक्टर नहीं है,
तो वो आपने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, वो आकर के वहां पे कर ले रहे हैं या उसको कर रहे हैं। पैथोलॉजी सर्विसेज हैं, वो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। ये तो इवन शहरों में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है, गाँव के में नहीं खाली। तो इस तरीके से अगर पूरा कोलैबोरेशन के साथ काम हो तो डेफिनेटली सेवाएं और बेटर होंगी। और हम गाँव तक जो है वो हाँ, और क्वालिटी के लिए भी सरकारी उसमें भी बहुत सारी चीजें, सारे उनके मानक निर्धारित हैं, जैसे एनक्यूएस के स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, ऐसे ही प्राइवेट में एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन सब क्वालिटी का ऑब्जर्वेशन और मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड वो कंट्रोल भी है, वो भी नॉन गवर्नमेंट के लोग करके सहयोग दे सकते हैं और उसमें उनको इम्प्रूव करा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ केयर पे भी, है ना। तो ये जैसा कि आप एक जानी मानी विशेषज्ञ हैं, तो आपके पास कुछ मरीज आए हों जो जिनके अनुभव आप साझा करना चाहती हो कि वो किस तरह से प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता और सेवाओं की कितनी अधिक आवश्यकता है, जो लोगों ने मतलब अपना वो बताया हो आपको कि किस तरह से वो परेशान है प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं। एक मुझे इंसिडेंस याद आ रहा है। एक बार एक 16 साल की लड़की आई थी, ये जिला अस्पताल में। तो वो उस समय जो है बिल्कुल पल्सलेस बीपीलेस वाली कंडीशन में थी, और उसको इमीडिएटली पूरा मैनेज किया हम लोगों ने। तो वो मतलब थोड़ा सा स्थिर हुई, लेकिन जब उसकी विस्तार से जानकारी ली गई तो उसके साथ में उसके माता पिता थे। तो माता पिता ने फिर बहुत ही प्रोब करने पर, पूरी आसानी से तो नहीं दी हिस्ट्री, प्रोब करने पर उन्होंने बताया कि उसके जो ही है लीगल प्रेगनेंसी हो गई थी। तो करीब, हाँ, उसका करीब 16 वीक्स की उसको प्रेगनेंसी थी, जिसके लिए वो लोग गांव में ही दाई के पास ले गए। और दाई ने उनके उसके बच्चेदानी, एक तो वो लड़की ही थी, करीब करीब 15 या 16 साल की थी। तो इतने में ना तो उसका पूरा तरीके से यूट्रस डेवलप था, ना कुछ था। लेकिन उसने अंदर क्या जड़ी बूटी दवाइयाँ क्या डाली, जिसके बारे में उन्होंने बताया तो नहीं कुछ भी। लेकिन जब उसका हम लोगों ने नेक्स्ट डे जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसका यूट्रस रप्चर था, अंदर से उसकी बच्चेदानी फटी हुई थी। और जो उसका प्रेगनेंसी के सो कॉल्ड 16 वीक्स में थोड़ा बहुत एक दिखता है, तो वो सारा कुछ उसका उसमें पेट के अंदर कहा जाए तो वो फैला हुआ था, जिसकी वजह से उसको बहुत तेज बुखार था, प्लस उसका ना पल्स मिल रही थी, ना बीपी मिल रही थी, कुछ नहीं, तो बहुत ही बुरी हालत में थी। नेक्स्ट डे फिर वो जब थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स और ये सारा कुछ देने के बाद जब थोड़ा सा भी ठीक लगी, तो हाँ, तो उसका जब देखा गया था तो फिर उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी में उसका रिपेयर किसी तरीके से पॉसिबल हो गया। उसके बाद भी वो बहुत ही लो कंडीशन में करीब हफ्ते भर 10 दिन करीब रही होगी। उसके बाद किसी न किसी कारण से पता नहीं चल पाया कि उसकी डेथ हो गई। तो अगर इसका हम हर स्टेज पर सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, तो अवेयरनेस की तो बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। प्लस सामाजिक जो हाँ विचार है उसकी भी बहुत कमी है। तो क्योंकि 16 इयर्स की थी, तो छोटी तो बहुत थी, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा होगा। तो अब यही है कि अगर उसको खुद को पता होता, खुद भी अगर सेक्सुअली एक्टिव थी तो कॉन्ट्रासेप्शन का नॉलेज होता, या जो हेल्दी सेक्स बिहेवियर्स होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी होती, माँ बाप ने उसको सोचा होता कि नहीं हमको इसकी जानकारी देना चाहिए। कहीं ना कहीं माँ बाप को थोड़ा हिंट तो हो जाता है, ऐसा बहुत कम होता है कि बिल्कुल ही ना पता हो कि उसका बच्चा क्या कर रहा है ना। तो अगर जरा सा भी हिंट है तो उसको रोकने के बजाय कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप उसको जानकारी दीजिए, एसटीडी की नॉलेज दीजिए, कॉन्ट्रासेप्शन की नॉलेज दीजिए, हेल्दी बिहेवियर्स के बारे में उसको बताइए, और उसकी कोई क्वेरी हो उसको सॉल्व करिए, है ना। और अगर एक बार पता भी चल गया तो वो इलिटरेट दाई के पास ले जाने के बजाय सीधा अगर वो यहाँ आ गई होती तो भी उसको बचाया जा सकता था। तो ये है, तो ये एक हमने आपको बताया इंसिडेंस, और ऐसा नहीं है, ऐसे इंसिडेंस बहुत कॉमन है। ये जरूर है कि इस समय जो आपने सुना होगा कि ओरल दवाइयाँ भी आ गई हैं गर्भपात की, है ना। गर्भपात की जो ओरल दवाइयाँ आ गई है, इसकी वजह से क्या होता है, हालांकि वो ओवर द काउंटर नहीं है लेकिन अवेलेबल होती हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से मिल जाती। तो वो कभी कभी क्या होता है कि लड़कियां पांच में पता लगा दवाई खा के आ गई, दवाई खा के आ गई, फिर कुछ ज्यादा ही ब्लीड कर रही हैं, ना घर वालों को पता ना उन्हें पता कि इसके बारे में मतलब क्या करना है।
तो अवेयरनेस की कमी तो है ही, अवेयरनेस मतलब की कमी हाँ, माता पिता को भी होनी चाहिए और और उसके अलावा बच्चों को भी होनी दोनों चाहिए, को भी अवेयर करना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इस समय डॉक्टर साहब, जैसे हम हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो समाज की स्थिति है वो कहीं ना कहीं तो उनकी सोच कुछ और मतलब कुछ उनकी जो भी सोच है, जो उनका माइंडसेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसकी वजह से सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। और हम अपनी कोशिश में है कि सरकार की नीतियां या जो भी प्राइवेट संस्थाएं काम करना चाहती हैं इसमें वो सफल हो। तो विश्व जनसंख्या दिवस के इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब समाज में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके? बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्न है ये। इसमें जैसे आपने शुरू में ही बताया कि इस वर्ष की क्या थीम है, तो जैसे आपको पता ही है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, लेकिन अब सरकार की पहल के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से इसको पखवाड़ा का भी रूप दिया गया और 15 दिन तक इसमें एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं। हर साल वो कोई ना कोई थीम डिसाइड करते हैं। तो इस बार का जो थीम का मेन फोकस है वो यूथ पे ही है। तो यूथ पे ही है, तो यूथ को हमको इतना सक्षम बनाने की जरूरत है कि उनकी वो कब अपनी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करें, कब अपनी मतलब मैरिज के लिए क्या उनकी सही एज है, कब वो मतलब इस चीज को सोचें कि खुद से डिसीजन ले सके, हेल्दी डिसीजन ले सके कि उनको कब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, कितने बच्चे प्लान करने हैं, क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, ये सारी चीजें जो है, प्लस एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये खाली सेक्स एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये ओवरऑल जो एजुकेशन है उनकी, उसको भी प्राथमिकता देने की जरूरत है, क्योंकि एक एजुकेटेड यूथ में अपने आप ये सारी चीजें साइड बाय साइड ग्रो करती हैं। तो यूथ को एम्पावर करना है, यूथ को सपोर्ट करना है, और जो सेवाओं के डिफरेंट लेवल्स हैं, चाहे वो कम्युनिटी में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो स्कूल्स में हो, इन सब में हमको, जैसे आपने अभी पहले भी बात किया, इन सब में कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के थ्रू काम करना है, जिसमें कि एक हेल्दी जनसंख्या डेवलप हो सके। तो इसमें हम लोग 15 दिन तक जो डॉक्टर्स के द्वारा या नॉन गवर्नमेंट, तो इसमें सरकार के साथ मिल करके या जो हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ मिल करके हम लोग जगह जगह पे फैमिली प्लानिंग के कैंप्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कैंप्स हैं, या टेक्निकल मीटिंग्स में जैसे हेल्थ अवेयरनेस एजुकेशन के बारे में, या कुछ जैसे नया कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए, नए गर्भनिरोधक तरीके आ रहे हैं उनके बारे में, या इवन पुराने भी हैं तो उनको नई जानकारी के हिसाब से उनको अपग्रेड करने के लिए हम लोग मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स के द्वारा उनमें क्या नया आया है, क्या नया अपडेट है, ये सब जानकारी भी हम लोग उस समय ऑर्गेनाइज करते हैं, बताते हैं। तो डेफिनेटली इस बार यूथ फोकस है, तो हमारे जो डिस्कशन होंगे उसमें भी जो है यूथ का ज्यादा वो होगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने विश्व जनसंख्या दिवस पर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, समाज के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताया। हम डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और आगे भी हम तरह तरह के सामाजिक मुद्दों पर इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।